गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पत्र लिखने के बारे में बताऊंगी। पत्र लेखन पाठ 18 पेज नंबर 93 पाठ 18 पत्र लेखन। बच्चों, कैसे पत्र लिखा जाता है ये मैं आपको बताऊंगी कि आप स्कूल में जैसे आपको छुट्टी लेनी है, आपको स्कूल नहीं आना, या आप बीमार हैं, या फिर किसी की बहन की भाई की शादी में जाना है, या फिर आपको स्कूल में आप फीस पूरा पे नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए कैसे आपको प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है, या फिर ट्रांसफर के लिए, पापा का ट्रांसफर हो गया है उसके लिए पत्र लिखना है। तो कैसे लिखना है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको औपचारिक पत्र पढ़ना है। औपचारिक पत्र नंबर 1 और 2। तो पत्र नंबर 1 में औपचारिक पत्र नंबर 1 में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है, यानी कि आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए, चाहे आपको डॉक्टर को दिखाना हो, बीमार है, या फिर अपने किसी भाई बहन रिश्तेदार की शादी में जाना है, उसके लिए आपको कैसे पत्र लिखना है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है यह जानना बहुत जरूरी है। पेज नंबर 95 में औपचारिक पत्र दिया हुआ है। उसमें सबसे पहले एड्रेस, पता लिखना है, तो उसपे स्कूल का पता लिखना होगा। और कैसे लिखना है ये मैं आपको बताती हूं। आप हाथ में पेंसिल लेकर बैठिएगा, आप पेंसिल लेकर जरूर बैठिएगा। तो अवकाश के लिए पत्र, सबसे पहले मार्जिन लाइन आपकी जो है ये सेवा में, कॉमा, प्रधानाचार्य, लिटिल फ्लावर स्कूल। देखिए मैं कैसे सब एक लाइन में ही लिख रही हूं, यह तरीका आपको पता होना चाहिए। लिटिल फ्लावर स्कूल, दिखाई दे रहा है कैसे लिख रही हूं। आप भी अपने बुक में दूसरा एड्रेस दिया हुआ है, आप अपना एड्रेस, अपने स्कूल का एड्रेस लिखिए। राप्ती नगर, फेज 4, चरगावा, गोरखपुर। सेवा में प्रधानाचार्य, लिटिल फ्लावर स्कूल, राप्ती नगर, फेज 4, चरगावा, गोरखपुर। देखिए कैसे सब एक लाइन में लिखी गई है मार्जिन लाइन से। ऐसे ही आप अपने बुक में भी मार्क करेंगे और एग्जाम में भी लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे लीव 1 लाइन, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे विषय। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट जानना। अवकाश के संबंध में, यानी कि किस लिए आपको छुट्टी चाहिए, यह प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को पता होना चाहिए।
तो आपको लिखना पड़ेगा अवकाश के संबंध में पूर्ण विराम, ऐसे लाइन बनाइए, लाइन कीजिए, ये दिखाई देना चाहिए ताकि हमारे प्रधानाचार्य को पता चले कि किस लिए बच्चा छुट्टी लेना चाह रहा है। फिर लिखेंगे महोदय। नेक्स्ट लाइन में आप लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद महोदय, कॉमा, महोदय, कॉमा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर लीव वन लाइन, अगेन लीव वन लाइन, यानी कि एक लाइन छोड़कर शुरू करेंगे। सविनय निवेदन है कि, आपके बुक में लिखी हुई है, देखिएगा, सविनय निवेदन है कि मेरी दीदी का विवाह 4 दिसंबर को होना निश्चित हुआ है। तो 4 दिसंबर बहुत दूर है, आप इधर ही लिखेंगे 5 जुलाई। 4 दिसंबर को कट करिए, 4 दिसंबर को कट करके लिखिए 5 जुलाई। पेंसिल से कट करिएगा। 5 जुलाई को होना निश्चित हुआ है। इस समारोह की तैयारी आदि कार्य के कारण मैं विद्यालय न आ सकूंगी। और बॉयज जो है वो लिखेंगे मैं विद्यालय न आ सकूंगा। नेक्स्ट लाइन से, यह लाइन जहां भी कंप्लीट हो रहा है वहां छोड़ दीजिए। नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे अतः मुझे 4 से 6 जुलाई तक, कट करिएगा, 3 से 5 दिसंबर तक लिखा हुआ है, 3 से 5 दिसंबर, 3-5 दिसंबर कट करिए, कट करके लिखिए 4 से 6 जुलाई तक अवकाश देने की कृपा करे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपकी आभारी रहूंगी या फिर मैं आपका आभारी रहूंगा। पूर्ण विराम। उसके बाद अगेन नेक्स्ट है, एक लाइन और छोड़कर आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, आज्ञाकारी शिष्या नहीं, आज्ञाकारिणी शिष्या, और बॉयज लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। आज्ञाकारिणी का स्पेलिंग मैं यहां लिख रही हूं। आज्ञाकारिणी, गर्ल्स लिखेंगी आज्ञाकारिणी, स्पेलिंग देखिए, ये स्पेलिंग, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। बॉयज लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा 6 ही लिखिए, सेक्शन छोड़ दीजिए। और डेट जो है आप आज का डाल दीजिए, 29/5/2020। 29/5/2020। फिर से एक बार बताती हूं कि एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको सबसे पहले एड्रेस पर ध्यान देना है, पता। आप अपने स्कूल में यह एप्लीकेशन डालने जा रहे हो तो स्कूल का पता होना बहुत जरूरी है। आप अपने स्कूल का पता लिखेंगे। पता लिखने से पहले फादर के पास, प्रिंसिपल के पास कुछ इस तरह से लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य, लिटिल फ्लावर स्कूल, राप्ती नगर फेज 4, चरगावा,
गोरखपुर। उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर लिखेंगे विषय। सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए किस लिए, यह एप्लीकेशन किस लिए लिखा जा रहा है, क्या जरूरत आ गई, अवकाश के संबंध में, यानी कि छुट्टी, अवकाश में छुट्टी चाहिए अवकाश के संबंध में। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, इसके नीचे अंडरलाइन जरूर करिए, महोदय। फिर शुरू करेंगे मेन बात बताना कि क्या है, क्यों जरूरी है। सविनय निवेदन है कि मेरी दीदी का विवाह 5 जुलाई को होना निश्चित हुआ है। इस समारोह की तैयारी आदि कार्य करने के कारण मैं विद्यालय न आ सकूंगा न आ सकूंगी। फिर एक लाइन छोड़कर या फिर नेक्स्ट लाइन से, न्यू लाइन से, अतः मुझे 4 से 6 जुलाई तक अवकाश देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा या फिर मैं आपकी आभारी रहूंगी। एक लाइन छोड़कर फिर लिखिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या तनुश्री घोष। अपना नाम लिखिएगा। कक्षा 6, दिनांक 29/5/2020। यह आपका अवकाश के संबंध में छुट्टी या फिर जानकारी है। दूसरा है प्रधानाचार्य। अब यहां देखिए, यहां पर प्रिंसिपल जो है वो लेडी प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य लिखा हुआ है। को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। शुल्क मुक्ति मतलब कि फीस माफ करवाने, फीस को थोड़ा कम करवाने के लिए, उनके लिए रिक्वेस्ट करेंगे प्रधानाचार्य से। लेडी प्रिंसिपल है इसीलिए प्रधानाचार्य, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप जानते ही हैं। प्रधानाचार्य हमारे प्रिंसिपल, और यहां पर दूसरे नंबर पे प्रधानाचार्य को लिखना है, ठीक है। तो फिर उसी तरह लिखेंगे प्रधान सेवा में प्रधानाचार्य की जगह आप करेंगे प्रधानाचार्य, ठीक है। प्रधानाचार्य की जगह आप करेंगे प्रधानाचार्य। लिटिल फ्लावर स्कूल, अब लिटिल फ्लावर स्कूल लिखिए या प्रधानाचार्य है, रख दीजिए लिटिल फ्लावर स्कूल, राप्ती नगर फेज 4, चरगावा, गोरखपुर। या फिर ऐसा करिए आप, प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र है और हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल प्रधानाचार्य है, तो प्रधानाचार्य को कट करके प्रधानाचार्य बना दीजिए। ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, प्रधानाचार्य बना दीजिए, क्योंकि लिटिल फ्लावर स्कूल में प्रधानाचार्य प्रिंसिपल जो है हमारे फादर है, तो प्रधानाचार्य बना दीजिए, प्रधानाचार्य को छोड़ दीजिए। प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य, लिटिल फ्लावर स्कूल, सेम एड्रेस, राप्ती नगर फेज 4, चरगावा, गोरखपुर। फिर विषय को चेंज कर देना होगा, विषय आप चेंज कर दीजिए। यहां लिखा है शुल्क मुक्ति के संदर्भ में, यानी कि शुल्क मुक्ति के बारे में। शुल्क मुक्ति के संदर्भ में, यानी कि शुल्क मुक्ति के बारे में बताना है। और फिर देखिए लिखा हुआ है महोदया, उसको महोदय कीजिए। महोदया में या पर जो मात्रा लगी हुई है, मात्रा को कट करिए और महोदय रहने दीजिए। फिर शुरू करते हैं। मैं आपके विद्यालय की
छठी कक्षा की छात्रा हूँ। बॉयज लिखेंगे छात्र हूँ। मेरे पिताजी कर्मपुरा स्थित कारखाने में नौकरी करते थे। सरकारी आदेश से इस कारखाने को बंद कर दिया गया है। अब मेरे पिताजी एक दुकान पर नौकरी करने लगे हैं। उनका मासिक वेतन मतलब कि महीने का जो पेमेंट है केवल 3,000 रुपए है। इससे 4 सदस्यों के परिवार का गुजारा चलाना कठिन हो गया है। वे मेरी फीस भी देने में असमर्थ है, मतलब कि नहीं दे सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, मैं 5वीं कक्षा में 80% अंक प्राप्त मैंने 5वीं कक्षा में 80% अंक प्राप्त किए थे, 80% अंक प्राप्त किए थे। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं। आशा है कॉमा आप शुल्क माफ करके मेरी पढ़ने की इच्छा को पूरा करने में सहायता करेंगे। यहां ठीक करिए, करेंगे। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। एक लाइन फिर छोड़कर लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, अपना नाम, कक्षा 6 और फिर आप आज का डेट डालेंगे। मतलब कि यहाँ पर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया जा रहा है इस एप्लीकेशन के जरिए कि फीस माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी फीस देने में असमर्थ है, असहाय है, वो नहीं दे सकते क्योंकि घर में 4 सदस्य है, 4 लोग हैं और उन चारों के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, इसलिए फीस देने में असमर्थ है। आप मेरी फीस को माफ कर दीजिए, शुल्क मुक्ति के लिए माफ कर दीजिए, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूं और आगे मैं पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती हूं या बनना चाहता हूं, इसलिए आप मेरी पढ़ाई जारी रखने के लिए मेरा फीस माफ कर दीजिए ताकि मैं आगे पढ़ सकूं। ठीक है, तो ये आपका पत्र हो गया, पत्र लेखन। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यह पत्र इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आप जरूर इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए। बुक में ही रहने दीजिएगा, कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। एड्रेस को सही कर लीजिएगा, पुस्तक में ही पेंसिल से सही कर लीजिएगा, कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तक में अच्छे से दिया हुआ है। अब चलेंगे अनुच्छेद लेखन, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है। फर्स्ट सेमेस्टर में इस सारे अनुच्छेद लेखन को ध्यान से पढ़िए, कैसे लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से 5th क्लास में ये नहीं होगा और 6th क्लास में आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है, बस समझने की देर है। समझ जाने के बाद आप आराम से इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, तो अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग, पेज नंबर 98, लेसन नंबर 19। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद जिस विषय पर लिखना हो उस विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि आप जो टॉपिक पर लिख रहे हो उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद उसे सरल स्पष्ट भाषा में, सीधी सी भाषा में, ताकि दूसरे वाले, सामने वाले भी समझ सके, सीधी सी भाषा में लिखना है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है, बहुत लंबा लंबा वाक्य का प्रयोग नहीं करना है। फिर कह रहे हैं विषय, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वह स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि सामने वाला वो सुनकर लिख सके।
अनुच्छेद जो है वो संक्षिप्त व प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि पैराग्राफ राइटिंग जो आप लिख रहे हो वो छोटा होना, एस्से की तरह बड़ा नहीं होगा, निबंध की तरह बड़ा नहीं होगा। अनुच्छेद थोड़ा छोटा होता है और अट्रैक्टिव होता है, पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, तो मैं आज पहला नंबर, बुरा जो देखन मैं चला। मैं, कोई भी व्यक्ति, हर किसी व्यक्ति के अंदर बुराई ढूंढते हैं, उसी पर यह लिखा गया है। समाज है, मनुष्य है, यही सोच है, यही धारणा बन गई है। तो वही कह रहे, बुरा जो देखन मैं चला। अब इसमें, इसके संदर्भ में ये क्या कहना चाह रहे हैं, जरा पढ़ते हैं और आप भी सुनिए। पहले पढ़ूंगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जब कभी मैं किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हुए देखती हूं, तब मेरे मन में यह विचार आता है कि कितना सरल है दूसरों में कमियां निकालना या बुराई ढूंढना। हमें केवल बुराइयां ही क्यों दिखाई देती है, अच्छाइयां क्यों नहीं दिखती? क्या बुराई करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी या बुराइयों को देखने या ढूंढने का प्रयास करता है? यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की कमियों पर ध्यान न देकर आत्मचिंतन करे, तो वह पाएगा कि वह मनुष्य भी बुराइयों का पुतला है। परंतु ऐसा केवल ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति को अपने भीतर केवल गुण ही दिखाई देते हैं। वह अपनी प्रशंसा व दूसरों की बुराई करते नहीं थकते या थकता। यदि हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि संपूर्ण समाज स्वयं सुधर जाएगा। दूसरों में बुराइयां या अवगुण ढूंढना सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए संत कबीर ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। बहुत ही अच्छी लाइन लिखे हैं। तो यहां पर ये टॉपिक कहना चाह रहा है कि जब कभी मैं किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हुए देखती हूं, तो मेरे मन में विचार आता है कि कितना सरल है, कितना आसान है। ये स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है दूसरे की बुराई करना। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में दूसरे की बुराई निकल ही आती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, चाहे वो थोड़ी हो या फिर ज्यादा हो। किसी भी रूप में बुराई और दूसरों में कमी दिखाई देने लगती है। यही क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें केवल बुराई ही क्यों दिखाई देती है? क्यों हम सिर्फ दूसरों के अंदर बुराई ही ढूंढते हैं? क्यों नहीं अच्छाई दिखाई देती है? क्यों नहीं उसके अंदर अच्छाई देखते हैं? क्या बुराई करने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, बुराई करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी या बुराइयों को देखने या ढूंढने का प्रयास करता है? जो भी व्यक्ति हो बुराई करता है, कभी सोचा है अपने अंदर कि वो बुराई करता है कि नहीं? कभी ढूंढा है इस चीज को कि जो व्यक्ति दूसरे की बुराई कर रहा है, क्या वो खुद बुराई करता है कि नहीं? वो गलत काम करता है कि नहीं? यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की कमियों पर ध्यान न देकर आत्मचिंतन करे, तो वह पाएगा कि स्वयं भी बुराइयों का पुतला है। अगर हर एक व्यक्ति आत्मचिंतन करे,
सोचे, बैठकर सोचे कि इतनी बुराई करते हैं, जरा अपने बारे में भी जरा सोचा जाए कि मैं क्या हूं। गहराई से इसके बारे में सोचे तो मालूम चलेगा कि उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां छिपी हुई है। वह खुद महसूस करेगा कि उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां छुपी हुई है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। पहले ही मैं बोली हूं, मनुष्य का स्वभाव होता है किसी न किसी रूप में दूसरे की बुराई करना। ऐसा करने वाले व्यक्ति जो सोचते हैं, जो आत्मचिंतन करते हैं, ऐसा करने वाले व्यक्ति बहुत कम है, बहुत कम मिलेंगे हैं समाज में, देश में, दुनिया में। और वैसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति जो है डेली यूं ही बातें करते फिरेंगे, दूसरे के बारे में शिकायत करते फिरेंगे। उनके अंदर सिर्फ अपने अंदर, वे सिर्फ अपने अंदर सिर्फ अच्छाई देखते हैं। कहते हैं मेरे से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं ये कर दिया, मैं वो अच्छाई कर दिया, मैं वो समाज के लिए भलाई किया। सिर्फ अपने अच्छाई के बारे में सबके पास जाकर तारीफ करेंगे। वह अपनी प्रशंसा और दूसरों की बुराई, 2 लाइन अपनी प्रशंसा करेंगे और उसके साथ साथ 2 लाइन दूसरों की बुराई कर डालेंगे। आदत में है। इसलिए कह रहे, यदि हम अपनी कमियों को पहचान कर उसे दूर करने का प्रयास करें तो संपूर्ण समाज सुधर जाएगा। ऐसा हम करने की कोशिश कर सकते हैं आज से, अभी से। बिल्कुल कर सकते हैं। शुरू करें अगर इस तरह से काम करना, तो मालूम चलेगा कि मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं और उसे सुधारने की कोशिश करिएगा। आप खुद अपने आप को सुधारिएगा तो समाज सुधर जाएगा। सभी अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। दूसरों में बुराई या अवगुण ढूंढना सबसे बड़ी बुराई है। दूसरे को बुरा बताने वाले, वो खुद बुराई का काम कर रहे हैं, वो कोई अच्छाई नहीं कर रहे हैं। दूसरों की शिकायत जो करते हैं वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए संत कबीर क्या बोले हैं, इस पर सभी कोई ध्यान दे तो हमारा देश, हमारा समाज पूरी तरह से सुधर जाएगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई। जो मैं बुरा देखने चला तो मुझे कोई बुराई ही नहीं दिखाई दिया, किसी में भी बुराई नहीं दिखाई दी। ऐसा कैसे? फिर वो आत्मचिंतन किए, अपने अंदर ढूंढे कि कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई बुराई मिल जाए। तब मालूम चला कि दूसरे की छोड़ो, मेरे अंदर खुद मुझसा बुरा न कोई। मेरे अंदर तो खुद ही बुराई है, मेरे से बुरा तो कोई और है ही नहीं। पहले मुझे अपने आप को सुधारना है, फिर परिवार को, समाज को, शहर को, देश को। मुझसा बुरा न कोई, मेरे से तो बुरा कोई मिला ही नहीं। जैसे बुराई ढूंढने चले तो मुझे कोई बुराई नहीं मिला, लेकिन जैसे ही आत्मचिंतन किए तो मालूम चला कि मेरे से बुरा तो कोई और है ही नहीं। मेरे से बुरा और कोई नहीं है। तो इस आप देखिए, ये अनुच्छेद में जो पढ़ी हूं, जो एक्सप्लेन की हूं, उससे टॉपिक कितना मिलता जुलता है। बुरा जो देखन मैं चला, इससे पता चलता है, इस टॉपिक से ये सारे लाइन, पैराग्राफ जितने, ये की लाइन जितने लिखे हुए हैं, उससे पता चलता है कि हर एक लाइन इससे जुड़ा हुआ है, साफ है, स्पष्ट है कि हमें दूसरों की बुराई न करके अपने अंदर झांकना चाहिए। स्पष्ट है। एक
एक और मैं कोई पढ़कर बता सकती हूँ। 4 नंबर ले लेते हैं, बरसात की वह शाम। बरसात की वह शाम, उमस भरे दिन के बाद अचानक आकाश में चारों ओर बादल छाने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। दिन भर की गर्मी सहन करने के बाद बादलों को देख सभी का मन प्रसन्नता से झूम उठा। पक्षियों की चहचहाट और पत्तों की सरसराहट से सारे वातावरण को आनंद से भर दिया। मैं भी छत पर जाकर इस मनोहर नजारे का लुत्फ उठाने लगा। अचानक पानी की मोटी मोटी बूंदें टप टप करके गिरने लगी। सभी खुशी के मारे शोर मचाने लगे। पास पड़ोस के लोग सूखे हुए कपड़ों को समेटते तथा यात्री वृक्ष की आड़ ढूंढते दिखाई देने लगे। बच्चे मस्त होकर बारिश में नहाने लगे। मैं भी बारिश में नहाकर नीचे पहुंचा और रसोई में झांक कर देखा तो माँ चाय और पकौड़े बना रही थी। पकौड़ों की खुशबू से सारा घर महक रहा था। बारिश के दिन पकौड़ों के साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और है। मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आया तो माँ ने मुझे चाय और पकौड़े दिए। मैं अपनी बालकनी में बैठकर वर्षा का आनंद लेते हुए चाय और पकौड़े का मजा लेने लगा। कितनी सुहानी थी बारिश की वह शाम। तो यहाँ पर बरसात की एक शाम का, जब पानी बरसता है या फिर बरसने की का समय होता है, ऐसा लगता है बहुत गर्मी है, बरसने वाला है, तो वह शाम कैसा लगता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बहुत ज्यादा गर्मी, जैसे अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और इसमें अचानक बारिश हो, आकाश में चारों तरफ बादल छा जाए तो कितनी खुशी होती है। और फिर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। दिन भर गर्मी के बाद बादल को देखकर कि अब ये बादल जैसे आया हुआ है बरसेगी और बरसकर पूरे माहौल को ठंडा कर देगी। मन जो है प्रसन्नता से, खुशी से झूम उठा। और इतना मनुष्य ही नहीं, पक्षी भी खुश हो गए, पत्ते भी सरसराने लगे। उन्हें भी पानी की जरूरत, पक्षी को भी जरूरत है, वो उनका भी गर्मी से हाल बेहाल हुआ। और फिर ये सब के सब बादल को देखकर, हवा के चलने से चारों तरफ मनुष्य हो या पशु हो, पक्षी हो, पत्ते हो, पेड़ पौधे हो, सब आनंद से भर गए। यानी कि पूरा वातावरण आनंद से भर गया। मैं भी, अपने बारे में लिखा हुआ है यहां पर पैराग्राफ में, मैं भी छत पर जाकर ये खूबसूरत नजारा, अचानक से गर्मी के बाद आए यह मौसम, बारिश का मौसम, बादल अंधेरा किया हुआ चला आ रहा है और उतना ही नहीं, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। उस नजारे का लुत्फ, मजा उठाने के लिए ऊपर चढ़ गए। अचानक पानी की मोटी मोटी बूंदें टप टप करके गिरना, धीरे धीरे पानी गिरना शुरू हो जाता है। सभी खुशी के मारे शोर मचाने लगे। पास पड़ोस के व्यक्ति, सारे लोग अपने कपड़े को छत पर सुखाते हैं और तुरंत समेटना शुरू कर दिया। और रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति कहीं कहीं पेड़ की आड़ में खड़े हो जाए कि भीगे नहीं, खड़े होते दिखाई देने, छत से सारा नजारा दिखना शुरू हो जाता है। बच्चे भी खुशी से, बारिश हो रही है, बहुत गर्मी के बाद बारिश हो रही है, नहाने का मन बना लिए, मस्त होकर नहाने लगे। फिर मैं भी बारिश में नहाकर जैसे ही नीचे आया और रसोई घर में झांका तो क्या देख रहे हैं, बरसात के समय में मम्मी चाय और पकौड़ी बना रही है। बस पकौड़ी की खुशबू से पूरा घर महक गया है। बरसात के दिनों में आप देखिएगा घर में सभी कहते हैं अरे पकौड़ी बनाओ, पकौड़ी खाने का मौसम आ गया। और फिर जल्दी से ये भी नहाकर और कपड़े बदल कर आए और मम्मी जो है चाय और पकौड़े दी और फिर अपने बालकनी में बैठकर बारिश का आनंद ले रहे हैं और चाय और पकौड़े के साथ बारिश का आनंद ले रहे हैं।
और फिर याद कर रहे हैं कि कितनी सुहानी थी बरसात की वह शाम। बच्चों, इस तरह से आपको यह अनुच्छेद, इसमें 4 है, 4 टॉपिक है और उसमें पैराग्राफ लिखे हुए हैं। इसे आप पढ़िएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स पढ़िएगा और पढ़कर समझिएगा। समझकर एग्जाम में आएगा तो अपने से लिखने की कोशिश करिएगा। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि अभी भी घर पर बैठकर आप इसे पढ़िए। पढ़ने के बाद एक कॉपी ले लीजिए, रफ कॉपी ले लीजिए, रफ कॉपी में बैठकर लिखिए। खुद अपने से लिखने की कोशिश करिए, सीखिए कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर का यह पोर्शन कंप्लीट कर दी मैं, और आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं सबसे पहले आपको भाषा और व्याकरण पढ़ाई, फिर वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, शब्द भंडार में पर्यायवाची और विलोम मैं लर्न करने के लिए होमवर्क में दी थी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपके बुक में शब्द भंडार पाठ 12 खोलिए, शब्द भंडार पाठ 12, उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60, उसमें भी आप लर्न करिएगा 1 to 13। एक से लेकर 13 तक, 13, 1 to 13, यहां तक आपको लर्न करना होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 1 to 13, इतना आपको लर्न करना है। अनेकार्थक शब्द, पेज नंबर 61, अनेकार्थक शब्द 1 to 16, 1 to 16, 1 से लेकर 16 तक आपको लर्न करना है। श्रुति संभिनार्थक शब्द, श्रुति संभिनार्थक शब्द, पेज नंबर 63, 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक श्रुति संभिनार्थक शब्द, 1 से लेकर 10 तक आपको लर्न करना है। यहां पर मैं कुछ बताना चाहती हूं, पर्यायवाची शब्द 2 ही लर्न करिएगा, 2 शब्द लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अनेकार्थक शब्द भी 2 अनेकार्थक भिन्न शब्द, अलग अलग शब्द, जैसे मैं आपको बता दूं, अंबर, अंबर मतलब आकाश, आसमान, और दूसरा वस्त्र, दोनों भिन्न शब्द है, अलग अलग शब्द है, अनेकार्थक शब्द होते हैं, तो इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा। इस तरह से 2 भिन्न शब्द लर्न करिएगा, अलग अलग शब्द लर्न करिएगा अनेकार्थक शब्द में। उसके बाद आ गया श्रुति संभिनार्थक शब्द, एक ही समान, सुनने में एक ही समान 2 शब्द, जैसे अचल, अचला, अचल मतलब पृथ्वी और पर्वत, सॉरी, अचल मतलब पर्वत और अचला मतलब पृथ्वी, ठीक है। तो इस तरह के, जैसे अंश और अंश, श पर ध्यान देकर बोलना सीखिए, उच्चारण करना सीखिए। अंश और अंश, अंश मतलब हिस्सा, एक भाग, और अंश मतलब स, सब्जी वाला स, कंधा, अंश मतलब कंधा, अंश मतलब एक हिस्सा, एक भाग। श्रुति संभिनार्थक शब्द। इस तरह से आपके कोर्स कंप्लीट हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स कंप्लीट हो गए। आपका काम है, आप घर पर बैठकर पढ़िए, तैयार कर लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, और खुद से निबंध लिखना सीखिए, खुद से अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग लिखना सीखिए, अपने से।
मैं नहीं कहती कि अपने आप आ जाएगा, लेकिन आप उसे पढ़िए, पढ़कर समझिए, और समझकर आपके पास रफ कॉपी होगी, उसमें लिखिए, लिखने का प्रयास करिए, स्पेलिंग चेक करिए, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, राइटिंग चेक करिए, आपकी राइटिंग अच्छी हो गई है। इस तरह से आप अपना वर्क कंप्लीट करिए। दिन भर पढ़ने के लिए नहीं कर रही हूं, लेकिन समय निकालकर जरूर अपना काम करिए। बच्चों, फिर यह फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। अगले क्लास जब भी मुझे मिलेगा मैं आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और घर में सुरक्षित रहिए।